अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज क्या सूरत हाल बनी अडयाला जेल के बाहर और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को आज मुलाकात नहीं करने दी गई इमरान खान साहब से, और इसका मकसद क्या था बुनियादी तौर पर, और क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज एक और ख़बर ये आई है कि इमरान खान साहब पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए मज़ीद पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो रिपोर्टर जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शिकायत करनिंदा बना, उसके टीवी की जिस चैनल से वो वाबस्ता था उसकी तरफ से एक डिस्क्लेमर आज जारी किया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, क्या हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। अदालतों के मामलात किस तरह से, जो मैंने एक सवाल उठाया था कि ये हम ख्याल बेंचेस क्यों बन रहे हैं, किस तरह बन रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी आज इंसाइट जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने दिए उसके ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर बात करेंगे आज डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी साहब वगैरह के बारे में, क्यों इनकी बेल्स नहीं हो रही। आज इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी की है जज साहब के साथ, तो क्या उनका ज़मीर जागेगा या नहीं, ये और इस समय कुछ मामलात कुछ जिक्र करेंगे जलसे के हवाले से भी जो आगे होने जा रहा है। तो काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हो रहा है इमरान खान साहब के मामले में। कप्तान के लिए जी ख़बर यह है कि उनके खिलाफ जो बगावत का एक नाम नहाद मुकदमा बनाया गया है उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उसके लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है। और जो सहाफ़ी GTV से वाबस्ता थे, जो कि कंप्लेनेंट बने थे, रईस खान शायद नाम है इनका, आजकल तो मुझे लगता है मैं मोमो ही बन गई हूँ बार बार नाम भूल जाती हूँ। तो बहरहाल ये जो रईस साहब हैं इनको बहरहाल जो GTV है उन्होंने मुअत्तल भी कर दिया नौकरी से, और उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का डिस्क्लेमर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो रईस साहब हैं ये इनका अपना कोई ज़ाती फ़ैसला है और हमारे चैनल का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर हमारे चैनल का नाम इस्तेमाल करके उसको किसी भी तरह किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम इस पे वाज़े कर दें कि हमारे चैनल की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम किसी सियासी जमात के ना हामी या ना मुखालिफ हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर इंक्वायरी भी बिठाई रिपोर्टर के ऊपर। जहाँ तक रिपोर्टर की बात है, अब ये वैसे पता कर लेना चाहिए कि वो किसी दबाव के तहत कंप्लेनेंट बना है या कोई उसको लालच मिला है, किस वजह से वो कंप्लेनेंट बना है। बहरहाल उसको मुअत्तल ज़रूर किया गया, लेकिन चैनल के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जी कि कम से कम GTV हालांकि कोई बहुत आपका यूँ नहीं आप कह सकते कि कोई टॉप 5 टॉप 10 चैनल्स में शुमार होता है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये करज दिखाई है कि उन्होंने स्टैंड लिया। हालांकि उन्हें पता है कि ये मुकदमा क्यों, कैसे, किन के कहने पर बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक अच्छी चीज़ है कि चैनल ने एज चैनल ख़ुद को इससे डिसओन किया है सारे मामले को, तो ये एक अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि अगर बड़े चैनल्स भी इस तरह की करज का मुजाहरा करते तो आज पाकिस्तान में मीडिया की ये सूरत हाल ना होती, इस तरह से कंट्रोल्ड मीडिया ना होता जो हमें आज दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, एक और जो सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, मोहसिन बिलाल, उनको पब्लिक TV से निकलवा दिया गया पंजाब हुकूमत के प्रेशर पर। तो क्या पब्लिक TV इसके ऊपर थोड़ा स्टैंड नहीं ले सकता था कि भाई कहाँ से उसने हरासमेंट की है, क्या उसने ऐसा बात कर दी है हिना भट्ट साहिबा को कि जिसके ऊपर आपने इतना हम पे प्रेशर डाल दिया है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि हमारे चैनल्स प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते, नो कहने की आदत नहीं है, तो इसके बाद ये सूरत हाल बनती है कि फिर आपकी जो सहाफ़त है वो मजाक बन के रह जाती है और कोई आपको ना तो ट्रस्ट करता है और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस चैनल ही। तो GTV की तरफ से ये एक स्टैंड जो लिया गया है इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन बाकी हुकूमत ने ये जो अपने आप के तौर पर ये एक पूरा प्लान किया है ये इंतहाई शर्मनाक भी है और खौफनाक भी। खौफनाक क्यों है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑलरेडी लोगों में बहुत गम और गुस्सा है। मज़ीद आप जब ये केसेस बनाएंगे तो आप तौजीह पेश कर रहे हैं लोगों को इस बात के लिए बाहर निकलने की कि आपका अदालती निज़ाम बिल्कुल मफलूज है, कठपुतली है, इससे कोई किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। लिहाजा लोग ख़ुद अपने हाथ में कानून लेना शुरू हो जाएंगे और ये जो सारा मामला है फिर इस हद तक जा सकता है कि जहाँ पर आपके लिए चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो ये एक सूरत हाल जो आप बनाने जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास एक सूबे की हुकूमत भी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इस तरह के लोग हैं कि जिनके ऊपर आप उठा के जिस तरह भी प्रेशराइज कर देंगे, उनके पास भी रिसोर्सेज हैं और वो भी एक पूरे सूबे की हुकूमत लेके बैठे हुए हैं। तो फिर ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, किस तरह आप ये क्लैश को सेटल करेंगे।
तो बिल्कुल होश के नाखून नहीं लिए जा रहे हैं। मुसलसल बेवकूफ़ियाँ और मुसलसल इंतकाम और बुग़्ज़ के अंदर जो है जिस तरह का ये पूरा एक निज़ाम फस्तायत का चल रहा है, इससे मेरा ख़्याल है अक़ल की उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी है। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। आज एक और जो बेवकूफ़ी की गई है वो ये कि इमरान खान साहब को उनके पार्टी लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनको भी नई मुलाकात के लिए जाने दिया गया। आज बेसिकली हुआ क्या था कि इमरान खान साहब ने जो पार्टी में ग्रुपिंग की खबरें थी, जो धड़ेबाजी हो रही थी, आपस की लड़ाई झगड़े थे, उसके ऊपर जो दोनों राय रखने वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स थे उनको आज एक साथ बुलाया था ताकि जो मुख्तलिफ आ रहा है वो सामने आ सके और जो भी इनकी गलत फहमियाँ हैं दूर हो सकें और इमरान खान साहब एक जो क्लियर कट पॉलिसी है उसके ऊपर बात कर सकें। लेकिन आज एक तरफ हमने देखा कि शानदाना गुलजार साहिबा पहुंची, शहरयार आफरीदी भी मौजूद थे, जुनैद अकबर भी मौजूद थे। ये वो लोग हैं जो कि बेसिकली इस मौजूदा क़यादत से थोड़े खफा दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मौजूदा क़यादत भी मौजूद थी जिसमें उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, गौहर अयूब साहब थे, तो ये सब लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। अब मकसद यही था कि ये दोनों जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इनको बुलाकर बेसिकली बात कर ली जाए। इन्होंने क्या किया कि आज सबको 3-4 घंटे अडयाला जेल के बाहर धूप में खूब खड़े रखा और खूब अजियत पहुंचाई और उसके बाद फिर मुलाकात भी नहीं करने दी गई। इमरान खान साहब से इनको नहीं मिलवाया गया। तो यहाँ पर मकसद साफ नज़र आता है कि ये जो ग्रुपिंग रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, जिसकी वजह से पीटीआई को कमज़ोर किया जाए मज़ीद और सारी तवज्जो इनकी इसी कामों में लगी रहे और जो हुकूमत फस्तायत का मुजाहरा कर रही है, जो हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठाया, जो लोगों का कचूमर निकाला है महंगाई से, और फिर उसके बाद जो ये एक जाली मैंडेट लेके बैठी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर से बिल्कुल तवज्जो हट जाए। इमरान खान की रिहाई पर ये लोग बात ना करें और आपस में ही उलझे रहें। तो कोशिश जानबूझकर इनकी ये थी कि इनको ना मिलने दिया जाए और इस तरीके से इनको इसी तरह आपस में लड़ने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेचॉरिटी का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। यहाँ पर इकट्ठे हुए, ख़ुद आपस में बातचीत भी हुई इनकी, ज़ाहिर है इतने घंटे जब बाहर खड़े रहे, और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ से एक यूनिटी का पैगाम दिया, मेरा ख्याल है वो बड़ा ज़बरदस्त था पीटीआई के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी भले इन्होंने हमें नहीं मिलने दिया लेकिन हम सब एक हैं, इमरान खान की लीडरशिप के नीचे हम सब एक हैं, हमारे कोई उस तरह के दुश्मनियाँ नहीं हैं, कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है, सिर्फ कुछ इख्तलाफात छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई अलग अलग ग्रुप्स हैं या हमारा कोई धड़ा है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी ये खबर आ रही है, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्हें खान साहब ने मिलने के लिए बुला लिया है, तो अगर वो भी कुछ अपने मामला सेटल कर लें तो वो भी इनके साथ खड़े होंगे। और फिर तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि जो जाने वाले लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हों या बाकी, इनकी तरफ से जो तनकीद आ रही थी उसके ऊपर भी आज थोड़ी पेशरफ्त हुई है और ख़बरें ये आई हैं कि जी फवाद चौधरी साहब से मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, सारे दोस्त भी बीच में मौजूद ही हैं, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप ये काम ना करें, इस तरह इस मौके के ऊपर तनकीद करना पार्टी को मज़ीद कमज़ोर करता है, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई। फवाद चौधरी साहब ने आज इसके ऊपर ये ऐलान किया कि जी अब वो मज़ीद पार्टी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेंगे, और उनका कहना यह था कि वो पहले भी कोई ज़ातियात पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी बनाई जाए पॉलिटिकल और इमरान खान को बाहर निकाला जाए। ये तो कोई बात नहीं है कि आप आएँ आके ये बताएं कि अब वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, इस तरह इमरान खान के लिए मुश्किल है, इस तरह पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। वो तो सबको नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उस सारी चीज़ से निमटने के लिए, इसके ऊपर जो है आपके पास क्या लाएमल है। मैं तो इस बात के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। तो फवाद चौधरी साहब की ये बात तो इस हद तक काफ़ी वैलिड है, लेकिन फ़िलहाल तो सीज़ फायर हो गया है, लेट्स सी कि ये कितनी देर रहता है। लेकिन मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ही अपने व्लॉग में ये बता दिया था कि ये जो ग्रुपिंग की ख़बरें उनको ज़रूरत से ज़्यादा मीडिया में डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये इस हद तक सीरियस बात है नहीं। और जहाँ बात इमरान खान की आएगी वहाँ पे सारी जो क़यादत है वो आपको एक साथ ही नज़र आएगी, क्योंकि एक तो ये कि बहुत मैं जेन्युइनली समझती हूँ कि ज़्यादातर लोग वैसे भी इमरान खान साहब से लॉयल हैं, और दूसरा जो लॉयल ना भी, उन्हें पता है कि इमरान खान के अलावा उनकी कोई सियासी हैसियत है नहीं, तो इसलिए वो इस वजह से भी इमरान खान के नीचे इकट्ठे ही रहेंगे उनके झंडे तले। तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि जी कोई ग्रुपिंग करके कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल कर लिया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल ये आज जो है एक अच्छा इन्होंने पैगाम दे दिया है कि जी हम सब एक हैं। बाद में फिर इकट्ठे ही एक गाड़ी में बैठ के उमर अयूब और शहरयार आफरीदी वगैरह यहाँ से गए भी, तो ये सूरत हाल बनी। तो ये जो प्लान था कि ना मिलने दिया जाएगा तो पता नहीं लड़ाई झगड़ा बाकी रहेगा, तो वो फिर वैसे भी ठूस हो गया।
बाकी जनाब अब थोड़ी ये आपको बता दें कहानी के क्या चल रहा है जी। अदालतों के हवाले से आज यास्मीन राशिद साहिबा की पेशी थी, एजाज चौधरी साहब, महमूदुर रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये वो लोग हैं जो मुसलसल पाबंदे सलासल हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, इनमें से अक्सर बेशतर बीमार भी हुए हैं। और कल की भी खबर ये आ रही थी कि शदीद हब्स और गर्मी की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसकी वजह से ये नींद बेहोश हो गए थे। उसके बाद आज जब पेशी का मौका था तो इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ी दबंग अंदाज में जज साहब से गुफ्तगू भी की और उनको थोड़ा सा ज़मीर उनका जोड़ने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की और उनसे पूछा कि भाई आखिर हमने ऐसा क्या जुर्म कर लिया है कि सब लोगों की ज़मानतें हो गई हैं और सिर्फ हम 13-14 लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी ज़मानत नहीं हो रही, आखिर हमने ऐसा क्या कसूर कर लिया है। उन्होंने बताया डॉक्टर साहिबा ने कि उनके साथ वाली सेल में एक कत्ल की मुलज़मा है, उसकी तक ज़मानत हो गई है, तो हमने क्या बिगाड़ दिया ऐसा, हमने क्या कर लिया ऐसा कि जो हमारी ज़मानत नहीं हो सकती। पिछली 5 पेशियों से कोई रिकॉर्ड पुलिस नहीं पेश करती और जज साहब भी आराम से अगली तारीख डाल के घर चले जाते हैं। तो ये क्या तमाशा लगा हुआ है? क्या जजों को नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? ये लोग कैसे घरों में जाकर सुकून से सो जाते हैं? नाइंसाफ़ी जानते बूझते देखते हुए भी इस तरीके से फ़ैसले करके कैसे ये घर जाके चैन की नींद सो जाते हैं? मेरे लिए तो ये हैरानकुन बात है। और कैसे वो बेचारे बुज़ुर्ग लोग हैं सारे, अब बीमार पड़ रहे हैं, 1-1 साल से ज़्यादा हो चला है जेलों में हैं और उसके बावजूद भी आप उस तरह की फस्तायत के ऊपर उनके ऊपर टूटी हुई है कि जनाब आप उनको रिहा नहीं कर रहे हैं, उनको ज़मानत, वो जैसे जैसे वो कह रहे हैं आपको गारंटियाँ चाहिए, हम आते रहेंगे, तफ्तीश में शामिल होते रहेंगे। बाकी भी जिनको ज़मानतें मिली हैं, तैयबा राजा हों, बाकी जो लोग हों, वो आयशा भुट्टा हैं, उसके अलावा खदीजा शाह हैं, जब जब पेशियाँ हो रही हैं, कोट लखपत जेल में हो रही हैं, वो वहाँ जाके पेशियों में पेश हो रहे हैं। तो आप ये भी ज़मानत इनको भी दे दें, ये भी पेश होते रहेंगे। लेकिन जानबूझकर इनको जिस तरीके से रखा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, वेरी वेरी शेमफुल। और ये पंजाब हुकूमत के लिए भी शर्मनाक है, ये इनके हैंडलर्स के लिए भी शर्मनाक है और ये इस अदलिया के लिए भी शर्मनाक मामला है। बहरहाल आज यास्मीन राशिद साहिबा ने अच्छी इसमें गुफ्तगू की है, लेकिन इसका असर तो होता हुआ नज़र नहीं आता। यही सूरत हाल सनम और आलिया के केसेस में है, उसके बारे में भी यही पता चल रहा है कि जी कभी सरगोदा, कभी लाहौर, कभी इधर ज़मानत, कभी उधर भाग दौड़, तो यही कुछ चल रहा है। और इतनी शदीद गर्मी में, इतने हब्स के मौसम में अब जो इनको 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का सफ़र है और प्रिजन वैन आपको पता है किस तरह आग का गोला बनी हुई होती है, उसमें इनको घुमाया जाता है और जानबूझकर पानी नहीं फराहम किया जा रहा होता जल्दी और ना इनको तिब्बी इमदाद कोई दी जा रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी अदालतों में क्या हो रहा है जी, बड़ी अदालतों में भी छोटी हरकतें ही हो रही हैं। और यहाँ पर जो सारी कहानी है अभी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई है कि किस तरह से ट्राइब्यूनल्स वाले केस में काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हुए हैं कि किस अंदाज से वो इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करते हैं। तो ये जिस अंदाज से वो रेस्क्यू करते हैं, इससे जो कमिश्नर रावलपिंडी की बातें थी वो दोबारा याद आ जाती हैं और उनके इल्ज़ामात काफ़ी हद तक वज़नदार महसूस होते हैं कि बाकायदा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस बार में ऑन बोर्ड है। और सबसे जो इस सारे मामले को आप यूँ कह लें कि समंदर को कूजे में बंद किया वो हसनात मलिक साहब की एक लाइन है। सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक साहब कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा इस पूरे निज़ाम के गारंटर हैं, ज़ामिन हैं, उनकी एक शख्सियत जो है वो इस पूरे निज़ाम को संभाला दिए हुए। अगर वो इंसाफ करने पर आएँ या कम से कम इंसाफ नहीं कर सकते, सिर्फ बीच में रास्ते में ना आएँ, हट जाएँ साइड पे कहीं, तो फिर भी आप देखें कि ये सारा निज़ाम कैसे धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये एक लाइन जो है ये पूरा खुलासा है काजी साहब के किरदार का। आज इस पे भी मैंने कल जब सवाल उठाया था कि आखिर ये बेंचेस बन कैसे रहे हैं इस तरह के, क्योंकि अब तो 3 रुकनी कमेटी है, तो इस पे भी आज मैं सुन रही थी उनको, तो वो बता रहे थे कि अगर कभी मिनट्स बाहर निकलें कि 3 रुकनी कमेटी में जो बहस मुबाहिसा होता है, जिस अंदाज से ये सारे बेंचेस बन रहे हैं, तो फिर आप लोगों को हैरत होगी कि किस अंदाज से यहाँ पे भी काजी साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। और उनके बेसिकली यहाँ पर जो सहूलतकार बने हुए हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कंटिन्यूसली जो आम केसेस हैं उनमें बेंचेस के ऊपर एतराज़ भी कर रहे हैं कि क्यों इस तरह के हम ख्याल बेंचेस हैं, क्यों सीनियर जजेस को नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, ये तमाम बातें वो उठाते हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब अपना वोट काजी साहब के हक़ में दे देते हैं और इस तरह फिर 2-1 से बेंचेस बन जाते हैं।
और फिर जब ये बेंचेस बनते हैं तो इसका नतीजा आप सबके सामने है कि आज तो बल्कि कील अब्बासी साहब की सब तारीफ़ भी कर रहे हैं, जिस तरह से वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो आज स्टैंड भी लिए, बोले भी, और जमाल खान बंदोखेल साहब ने भी उनसे काफ़ी हद तक इत्तेफाक किया। तो अगर काजी साहब इस बेंच के सरबराह ना होते तो आज सब लोग इस बात पे मुत्तफिक नज़र आते हैं कि इस बेंच का फ़ैसला कुछ और होता। लेकिन हमारी किस्मत है कि हमें इस किस्म के लोग मिले हुए हैं कि जो पाकिस्तान को सिर्फ पीछे धकेलने में मसरूफ़ हैं और जो हमारे पूरे निज़ाम इंसाफ के लिए काला धब्बा ही बने हुए हैं। तो बहरहाल अब इस पर क्या मज़ीद कहा जा सकता है। फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि सारे जो आपके केसेस हैं फॉर्म 45 वाले, उनको हालांकि आज बहुत सारी और चीज़ें रिवील हो रही थी। मैं सरवर बारी साहब को सुन रही थी, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जाली फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं वेबसाइट पर, और कितने पंजाब के 20 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर 47 तैयार ही नहीं किए गए, और ये सब हमें साफ नज़र आ रहा है जिसमें इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा कसूरवार है। लेकिन इन सब चीज़ों को अब खुलासी दे दी जाएगी। सेनेट से भी ये कानून साजी मंजूर हो गई है रिटायर्ड जजों को लगवाने वाली, तो अब तो कहानी सारी ख़त्म हो गई। अब आप आराम से इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से सारे जजेस लगाएगा रिटायर्ड, और ज़ाहिर है ये वही जजेस लगेंगे कि जो इस बात की गारंटी देंगे कि जनाब इन केसेस का फ़ैसला हम कभी नहीं होने देंगे, आप सुकून रखें, और उसके बाद ये निज़ाम इसी तरह से चलता जाए। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिन लोगों के अपने ऊपर सवाल है, मुलजिम हैं जो, यानी कि ये कानून बनाने वाले भी और जिसने लगाना है रिटायर्ड जजों को तैनात करना है इलेक्शन कमीशन, दोनों ही कटहरे में है ना इस वक्त, तो वो दोनों मिलकर ही आपस में मिली भगत से जो है वो अपने मुनसिफ भी लगा रहे हैं ताकि उनको कोई पकड़ ही ना सके। तो ये इससे बड़ा मेरा ख्याल है मजाक सिस्टम का तमाचा उसके मुंह पे हो नहीं सकता जो हमें ये सब कुछ होते हुए नज़र आ रहा है। और मेरा तो इससे भी आगे बढ़कर सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अभी हुआ नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें हैं जो कि अभी किस तरफ जानी है किस तरफ नहीं जानी कुछ पता नहीं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने एक मुतनाज़ फ़ैसले से उन नशिस्तों को जो है वो बाकी जमातों में बांटा हुआ है माले गनीमत की तरह, उन्हीं नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर सदारती इलेक्शन भी हो गया, सदर मुंतखब हो गए, और उन्हीं नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर सेनेटर्स भी बन गए। और फिर उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि सेनेट तो आपकी पूरी ही नहीं है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं है, उसके सेनेटर की तादाद ही कम है, 10-11 सेनेटर्स कम हैं, और उनके बगैर ही धड़ाधड़ कानून साजियाँ हुई जा रही हैं। यानी आपकी पार्लियामान मुकम्मल ही नहीं है, और जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाती हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके सेनेटर्स अभी हाल ही में मुंतखब हुए हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाएगा कि जनाब ये तो लेजिटिमेट है ही नहीं, इनको जिन लोगों ने वोट डाल के मुंतखब किया वो तो है ही नहीं नशिस्तें इनके पास। तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI दोनों सूरतों में, या इवन इनको नहीं मिलती तो उनको भी नहीं मिलती, अगर ऐसा फ़ैसला आता है तो ये तो सारा आपका जो सदारती इलेक्शन है और जो सारा सेनेट का इलेक्शन है वो सारा ही कलदम हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसके होते हुए जो कानून साजियाँ हुई हैं उसकी फिर क्या हैसियत रहेगी? तो इतना बड़ा गदर मचा हुआ है इस मुल्क में, आप अंदाज़ा लगाएं, और फिर हमें ये बताया जाता है कि ये जमहूरियत है। कैसे हम इसको जमहूरियत करें? ये क्या सिस्टम है? इससे तो बेहतर आमरीत होती है, कम से कम जो भी हो रहा होता है कोई जिम्मेदारी लेने वाला होता है, कोई सीधा तरीका होता है कि हाँ भाई डंडे का जोर है। ये क्या है? ये तमाशा, ये क्या गटर है कि जो हमें बताया जा रहा है कि ये इस तरह से जमहूरियत और ये कानून साजियाँ हो रही हैं। ये हो रहा है इस मुल्क के साथ मजाक। बहरहाल आखिर में इन तमाम चीज़ों का असर किस पे निकलता है? अवाम पर। और वो किस तरह निकलता है कि वो लोग जो कि ख़ुद मुंतखब होकर नहीं आए हुए और जिनको पता है कि आइंदा भी अवाम ने इनको कभी वोट नहीं देना, जो इनका हाल है, इनकी शक्लें देखकर अवाम को गुस्सा आ जाता है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो रही है अवाम इनकी शक्लें देखकर, और इनको जिस तरह से वो गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरीके से वो इनके ऊपर सलावातें सुना रहे हैं और इनको बद्दुआएँ दे रहे हैं, लग भी नहीं रही किसी की वैसे। लेकिन ये वो हरकतें हैं कि जब ये अवाम को स्टेक होल्डर ही नहीं समझते तो इन्हें परवाह क्या होगी अवाम की। यही वजह आज फिर 7 रुपये बिजली महंगी कर दी है, और अब आपका जो बिजली का यूनिट है वो तकरीबन 49 रुपये का हो चुका है। आज पहले ही लोग रो रहे हैं पिछले बिजली के बिलों को, अब अगले महीने जब बिल आएंगे आपको तो आपको सही पता लगेगा कि अब आपने करना क्या है इस। तो ये इस मुल्क के साथ इस पूरी जाली हुकूमत जो है वो ये ड्रामेबाजी कर रही, अपने अल्लाह तल्ला इनके ख़त्म नहीं हो रहे, सारा जो इन्होंने कचूमर निकाला हुआ है वो अवाम का निकाला हुआ है।
लेकिन इस सब में जो सिर्फ एक चीज़ आई है सामने, वो ये कि जी आपको चंद दिन के लिए शायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो टिकटॉक वीडियो है उससे आपकी जान छूट जाए। है तो वैसे ये भी बड़ा गलत सा फैसला है, क्योंकि 5-6 दिन के लिए ये पूरी सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर चीज़ बंद कर रहे हैं जब ये मुहर्रम के जुलूसों के सिलसिले में 6 मुहर्रम से 11 मुहर्रम तक। वजह वही घिसी पिटी सिक्योरिटी रीजंस बताई जाती हैं। हालांकि इससे पहले भी मुहर्रम आता है। मैक्सिमम क्या होता है 9-10 को सिग्नल मोबाइल फ़ोन के जो हैं वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, वो भी उन इलाकों में जहाँ पे जुलूस गुजरना होता है। लेकिन इस दफ़ा इन्हें तो मौका मिल गया, क्योंकि प्रॉब्लम है सोशल मीडिया से, तो जब मौका मिलता है उसको फटाफट सबसे पहले बंद करते हैं। तो मौका मिला है तो जो सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जी वो बंद हो जाएंगी 6 मुहर्रम से लेके 11 मुहर्रम तक। तो इसमें वैसे तो ज़ाहिर है आवाम को तकलीफ भी होगी, परेशानी भी होगी, वो सब अपनी जगह, लेकिन एक जो आपको राहत मिलेगी वो ये कि मरियम नवाज़ की जो सस्ती अदाकारी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जो ये टिकटॉक्स बनाती हैं उनसे थोड़ी दिनों के लिए आपकी जान छूट जाएगी। बाकी अलबत्ता ज़ाहिर है जो तकलीफ़ है वो तो फिर सिरे से है ही है, वो तो दिन रात भी है हमें, और वैसे भी है, और हर तरह से ही है, तो वो तो रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।